हेलो स्टूडेंट्स। आज मानवाधिकार दिवस है और मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर आप लोगों से इस विषय पर कुछ बातें करूँगी। मानवाधिकार जो उसका संरक्षण की बात हमेशा की जाती है, तो उसमें क्या है और हमारा क्या कर्तव्य है या नागरिकों की क्या प्रतिबद्धता है, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है, तो इसकी अवधारणा तो हम ये कह सकते हैं कि जब से मानव है तब से जितनी उतनी ही पुरानी है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहने के कारण उसके कुछ कर्तव्य हैं, तो कुछ अधिकार भी उसे मिलते हैं। और समाज के प्रत्येक प्राणी को यदि जीवन जीने का अधिकार है, तो समाज के प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य भी है कि वो किसी के जीवन में बाधा ना बने। तो इस तरह से अगर हम मानवाधिकारों की बात करें, तो उसका मतलब ये हुआ एक बहुत सीधे शब्दों में कि धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय, देश, आर्थिक स्थिति जैसे तमाम जो भेदभाव मूलक विचार हैं, इनको त्याग कर और मानव मात्र के समुचित विकास, संरक्षण या ससम्मान जीवन जीने का जो अधिकार है, वो सब उसे जन्म लेने से ही मिल जाता है। यानी मानव अधिकार जन्मना होते हैं। और अधिकार तो एक ऐसी व्यवस्था है ही है कि जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर ही नहीं सकता। और मानवाधिकार का महत्व भी इसी बात पर टिका है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानवाधिकार है वो मानव को भय मुक्त और भूख मुक्त जीवन की सुनिश्चितता में भी सहायक है। और जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, तो वो केवल बायोलॉजिकल नीड्स की बात नहीं है, बल्कि जीवन के उन सभी दशाओं की बात करते हैं जो हमें इस योग्य बना सकें कि हम अपना संपूर्ण विकास कर सकें। तो एक तरह से मानवाधिकार एक नैसर्गिक अधिकार जैसा ही है, जिसके दायरे में हम जीवन को स्वतंत्रता, सम्मान, बराबरी का अधिकार, गरिमामय जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी को शामिल कर सकते हैं अधिकारों को। तो आज जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, दुनिया भर में देखते हैं, तो जो स्थिति है वो जो आज है स्थिति मानवाधिकारों की, वो तो बहुत सदियों के संघर्ष का परिणाम है ना। क्योंकि अगर हम 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को या 17वीं शताब्दी के बिल ऑफ राइट्स से चल के 1776 की अमेरिकी क्रांति या 1789 की फ्रांस की क्रांति से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, जो कि सबसे मतलब विभत्स खराब युद्ध था, उसमें बहुत इतनी ज़्यादा अमानवीयता हुई कि उसकी भर्त्सना बाद में जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उन्होंने किया। और उसको उन्होंने 1946 में उन्हीं की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग गठित हुआ। और बाद में जब यूएनओ बनता है, तो उस आयोग ने उसी प्रारूप को लगभग स्वीकृत कर दिया। और फिर इस तरह से 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। तो वर्तमान जो दुनिया है, उसमें मानवाधिकार का मुख्य स्रोत जो है वो इसी घोषणा से और इससे संबंधित संधियों और कई अभिसमयों को माना जाता है। जैसे जिससे कि नागरिकों को राजनीतिक अधिकार इसमें आते हैं, इसमें कुछ सामाजिक अधिकार भी आते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, तो नागरिक और सामाजिक अधिकारों के साथ ही साथ अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार भी आते हैं। तो इस तरह से यूएनओ से जुड़ करके जितने भी सदस्य देश हैं, वो किसी न किसी मानवाधिकार संधि से अवश्य जुड़े हैं। बहुत सी संधियाँ हुई हैं। सारा विवेचन करना किसी ऑडियो वीडियो में मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मोटी मोटा जैसे 1948 का नरसंहार अधिनियम है, 1966 का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 1979 का महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति का कन्वेंशन है। तो इस तरह से बहुत सारी संधियाँ हुई और यूएनओ की कुछ सहायक संस्थाएं भी हैं जो मानवाधिकारों के संवर्धन का कार्य लगातार कर रही हैं, जिसमें एचआरसी के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, इस तरह की
जो है वो बहुत मतलब प्रमुख है, भूमिका इनकी है। और इस तरह से यूएनओ के द्वारा तो लगातार मानवीय अधिकारों की अभिवृद्धि और संरक्षण का प्रयास जारी है। तो इस तरह से हम देखें तो दुनिया के लोगों को मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूकता लाने की बात का जहाँ तक सवाल है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि मानव अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के प्रयास स्वरूप महिलाओं, बच्चों, प्रवासियों, शरणार्थियों माने सभी वर्गों के लिए संधियाँ बनाना, उनके अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रताओं को संहिताबद्ध करने का भी कार्य किया गया। तो इस प्रकार से जब 15 मार्च 2006 में जिनेवा में मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ, तो वो बहुत मतलब एक बड़ी चीज़ कही जाती है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और फिर बाद में 93 में 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का भी सृजन हुआ और उनके द्वारा एक मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना हुई, जो मानवाधिकार पीड़ितों और उससे संबंधित गैर सरकारी संगठनों के लिए चौबीसों घंटे या सुलभ है। तो इस तरह से ये तो बात हुई। अब अगर हम भारत में इसकी बात देखें मानवाधिकारों की, तो भारत में तो इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। हमारा चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पाली, प्राकृत, सभी में हम सहअस्तित्व की भावना के भाव से ही साहित्यों की रचना हुई। और 1948 एक चीज़ हम याद रखें कि 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई है यूएनओ द्वारा। और ये टाइम कौन सा समय था? ये वो समय था जब भारत में हमारा संविधान जो है वो बन रहा था और माने उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और संविधान सभा ने अपने दौर का सबसे प्रगतिशील संविधान कहा जाता है कि वो बनाया और गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक ढांचे को नष्ट करके एक समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न साकार किया गया और विश्व के लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों तथा उदारवादी मूल्यों को अपनाया गया। तो इस तरह से हम देखें तो भारत के संविधान में मानवाधिकारों को उच्च स्थान देते हुए मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। और बात ही नहीं कही गई है बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो जिम्मेदारी है न्यायपालिकाओं को देकर एक तरह से इसे गारंटीकृत भी किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इसी तरह से हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, रोजगार के चयन का अधिकार, बेरोजगारी के खिलाफ काम की सुरक्षा का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे उपबंध हैं जिसके द्वारा हम सभी भारतवासियों को मानवाधिकार अब सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मतलब देखा जाए तो मौलिक रूप से ये प्रतिष्ठित हो गया है। तो और इसी तरह से आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 2014 में ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर घोषित किया गया, तो ये सब भारत में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ही कहा जाएगा। तो निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा का बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा पक्षधर है। और इस तरह से हालांकि संरक्षण के लिए भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन संरक्षण की कोई अलग से इसके लिए प्रक्रिया नहीं हुई थी। और 1993 तक तो बिल्कुल भी नहीं। और 1990 में वो दौर था भारत में, वो दशक पूरा, कि जब जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, आंध्रा में, पंजाब में अलग अलग तरह से बहुत उथल पुथल थी और दुनिया भर के देश दबी जुबान में कह सकते हैं उन परिस्थितियों की आलोचना कर रहे थे और मानवाधिकार के हनन का आरोप भारत पे कायदे से लगाया जाने लगा था। तब उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और उनके द्वारा एक अध्यादेश लाया गया और मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अध्यादेश, जो 12 अक्टूबर 1993 को ला करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और उसकी प्रस्तावना में ये कहा गया कि यह अधिनियम मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्यों में मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना और उससे संबंधित मामलों के लिए पारित किया गया है। बाद में फिर
सभी राज्यों में इस आयोग की स्थापना की गई। और भी मानवाधिकार के संरक्षण के प्रयास सरकारों ने समय समय पर किए, जैसे मनरेगा है, खाद्य सुरक्षा है, शिक्षा का अधिकार है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का अधिनियम। ये सब कुछ एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। तो ये सारे प्रयास तो मानवाधिकार संरक्षण के सांस्थानिक प्रयास हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, बावजूद इसके इन तमाम प्रयासों के देखिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है। और आज तो दुनिया भर में ये स्पष्ट है ना, कोविड की वजह से तो और भी ज़्यादा, बल्कि 800 से 900 मिलियन लोग, कोविड का प्रभाव इसमें सबसे ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ाने में रहा, भूखमरी के शिकार हैं और इन अधिकारों से वंचित है, जिसमें अफ्रीकन कई देश जैसे सूडान, इथोपिया, सोमालिया में अकाल, भूख, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और गृह युद्ध की स्थितियों ने तहस-नहस भी बहुत किया है। तो इस तरह से एक-एक दिन में 8-8 हज़ार लोग मारे गए हैं। युगोस्लाविया के युद्ध में नरसंहार कितना हुआ। कम्प्यूचिया में जब राजनीतिक विद्रोह हुआ था, तो वालपोर्ट की जो सरकार थी, 30 लाख लोगों की हत्या करवाई गई। तो इस तरह से मनुष्य एक तरफ तो जीने के अधिकार से वंचित है, और दूसरी तरफ हम देखें कि दुनिया की बहुत सी ऐसी तानाशाही सरकारें भी हैं, जो गरीब देशों पर धौंस जमाने के लिए राजनाभिकीय अधिकारों, जो हथियार हैं उनका निर्माण किए जा रही हैं, उनके प्रसार में संलग्न हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो विकासशील और गरीब देश हैं, वो भी अपने देश में व्याप्त गरीबी और भूखमरी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हथियारों को खरीदारी, हथियारों के आविष्कार, इसकी बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे देशों में तो मानवाधिकार की लंबी चौड़ी बातों से कोई लेना देना उनका है नहीं। वो तो शांति, सम्मान और भूख, यानी रोटी के मानवाधिकार की चाह उनको ज़्यादा है, और वो उन्हें सच में मुहैया नहीं दिखाई दे रही है। बहुत एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि 100 से ज़्यादा देशों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों पर जेल में पड़े हुए हैं, यातना भुगत रहे हैं। तो जैसे आप देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को म्यांमार की फौजी हुकूमत द्वारा जो नज़रबंदी हुई है, उसका हम क्या कह सकते हैं? बाल श्रम अभी भी दुनिया भर में जारी है। 25 करोड़ लगभग माने जाते हैं कि बाल श्रमिक हैं। महिलाओं की खरीद फरोख्त हो, मानव तस्करी हो, ये सब ऐसे उदाहरण हैं, मतलब बहुत ही भयावह अभी भी तस्वीर है सब कुछ के बावजूद। तो मानवाधिकारों के संरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो अभी भी बहुत अहम मुद्दा है, और सरकारों की तो भूमिका है ही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं। वो चाहे हम एनजीओ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, एक सामाजिक नागरिक के तौर पर कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर हम मानवाधिकारों के संरक्षण, उसके उल्लंघन के रोकथाम हेतु दृढ़ता से खड़े हों, और दूसरों के अधिकारों की रक्षा को भी अपना कर्तव्य समझें। इस चीज़ का विकास, यानी ऐसा सिविक कल्चर, अभी भी हम उस नागरिक संस्कृति को नहीं ला पाए हैं कायदे से। और हमारा देश तो बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है, और अभी भी हम गरीबी से, निरक्षरता से, पलायन से, अपराधीकरण से, आतंकवाद से, तमाम मुद्दों से, कुपोषण से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हम नागरिकों के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम अपने उत्तरदायित्व को भी समझें, और साथ ही दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझें, क्योंकि मानवाधिकारों का संरक्षण किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस तरह से हमारी संस्कृति तो ऐसी ही रही है। हमारे चाहे सभी ग्रंथों को देखिए, चाहे उन ग्रंथ लिखने वाले शास्त्रकारों को देखिए, वो हमेशा अधिकार की अपेक्षा त्याग को, सहयोग को, तपस्या को, परोपकार को, सद्गुणों के आधार पर कर्तव्यों को ही वो हमेशा महत्वपूर्ण बताए हैं। और आज इन्हीं चीज़ों की हम वैश्विक स्तर पर कमी महसूस कर रहे हैं, इस मानवीय संवेदना की कमी महसूस कर रहे हैं। तो हमें वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति जो है, उसको आत्मसात करना होगा। मानवीय विचारों, मूल्यों के प्रति अपनी समझ को विकसित करके उन तत्वों को पहचानना होगा जो मानव को मानवाधिकार से वंचित कर रहे हैं, या उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति अनुत्तरदायी बनाते हैं।
आज हम कहते हैं ना कि सूचना क्रांति का दौर है। तो सूचना क्रांति के दौर में विश्व में जितनी भी घटित घटनाएँ हैं, उन सब का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक है। तो इन प्रभावों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है और परस्पर हम समझ के साथ सहयोग, बेहतर प्रबंधन, संसाधनों का संरक्षण, समाज के सभी वर्गों का विकास, ये कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे कर्तव्य हैं, जो आज के विश्व के परिदृश्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए संपूर्ण मानव जाति को उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्यों के प्रति जो उदासीनता बरती जा रही है, उसके क्रम को तोड़ना होगा। चाहे वो आए दिन किसी मुद्दे को लेकर बंद कर आयोजन कर देना, आवश्यक सेवाओं को ठप करवाना, बात-बात पे हड़ताल करना, तोड़-फोड़ करना, ये सब कुछ मानवाधिकारों का हनन ही है। इससे बचना होगा इन्हें और जन सामान्य को इसके प्रति माने इस तरह के मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा और हम पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग जो हैं इसकी जिम्मेदारी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकारों की बेहतर सुरक्षा तभी होती है जब हम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति, जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, उसकी त्रासदी ये है कि विकास की अवधारणा को स्थूल रूप से तो इसने खूब बढ़ाया, हमारी क्रय शक्ति को खूब बढ़ाया, लेकिन हमारी चेतना को इसने अवरुद्ध किया है और आज मूल्यों के धरातल पर हम नीचे खिसकते जा रहे हैं। तो इस जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसने पूरी तरह से, चाहे हम धर्म को देखें, सत्ता को देखें, पूंजी के साथ गठजोड़ के माने हमारी चेतना पर इसका हमला है। तो ये इससे हमें बचना होगा और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना होगा, तभी मानवाधिकारों की सहज प्राप्ति संभव होगी और कर्तव्य बोध का भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए मुझे महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आ रहा है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने अपनी निरक्षर लेकिन समझदार माँ से सीखा है कि सभी अधिकारों की हकदारी और संरक्षण अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से ही संभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।